नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजयनुर क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। इसमें आपके पहला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए किन अधिकारियों के बारे में ये फैसला किया है कि उनके निलंबन आदेशों की समीक्षा नहीं करने की अनुमति देने के लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। तो इसमें आपके राइट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, इन सभी अधिकारियों के बारे में ये जो है इसमें बात कही गई है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का वो ये कि जिन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और उस दौरान उनको जो है निलंबित किया गया और अब बाद में कोर्ट से फैसला आया तो उसके बाद उनके निलंबन आदेशों की समीक्षा नहीं की जाए, इस बारे में नियम बनाने का सरकार ने जो है वो निर्णय किया है। तो ये नियमों में ये बदलाव किया जाएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस और सी से है कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसे हिंदी में बोलें केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिन्हें उनका नाम है सुरेश ए पटेल। और मैं आपको इसमें एक अतिरिक्त जानकारी और दूं। वैसे तो मैंने इसके बारे में आपको पिछली क्लास में बताया था कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त व दो आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त से मतलब है मुख्य सतर्कता आयुक्त, और तो मुख्य सतर्कता आयुक्त और दो सतर्कता आयुक्त इस जो है सीवीसी में होते हैं। और इसमें एक बात और है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के इन सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करते हैं और इस चयन समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और गृह मंत्री व लोकसभा में विपक्ष के नेता इसके सदस्य होते हैं। और तो इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति सीवीसी के सदस्य की नियुक्ति करते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के पद पर हाल ही में नियुक्त किया गया है। और इसके जो दो अन्य सदस्य, जिनमें अभी एक तो मैंने नाम आपको बता ही दिया, अभी जिनकी नियुक्ति हुई है सुरेश ए पटेल, और एक जो है सदस्य हैं वो है शरद कुमार, यानी कि संजय कोठारी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या यूँ कह लो कि मुख्य सतर्कता आयुक्त, और ये दो अन्य सदस्य हैं शरद कुमार और सुरेश ए पटेल। तो इस तरह से ये सीवीसी में ये सदस्यों की संख्या पूरी हो गई है, क्योंकि आपको पता है कि सीवीसी में कुल सदस्यों की संख्या ये 3 होती है, यानी कि एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त। और इसमें एक और बात आपको ध्यान रखनी है, सुरेश ए पटेल सीवीसी के बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड के सदस्य थे और सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्ति के बाद इस बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और इनका कार्यकाल दिसंबर 2022 के अंत तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर है 0.2%। और मैं आपको इसमें अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि चीन के बारे में मूडीज ने इसमें वृद्धि दर माना है 1% कि वहाँ पर वृद्धि दर 2020 के दौरान 1% रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, मूडीज ने
ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2020-21 में 2020 के दौरान G20 देशों की वृद्धि दर के अनुमानों में कितनी फीसदी की कमी की है? राइट आंसर है 5.8%। और आपको पता होना चाहिए G20 जिसमें विकसित और विकासशील दोनों जो है देश शामिल हैं इसमें G20 में। और इसमें आपको एक और विशेष बात मैं बताऊं कि G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें 19 तो देश शामिल हैं और 20वें सदस्य के रूप में इसमें यूरोपीय यूनियन इसमें सदस्य के रूप में शामिल है। तो इस तरह से ये संख्या 20 होती है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोरोना महामारी के कारण हुए नुकसान के लिए जर्मनी ने चीन से कितने अरब डॉलर का मुआवजा मांगा है? राइट आंसर है 140 अरब डॉलर। और आपको ये जानकारी मैं और बताऊं कि जर्मनी के अतिरिक्त ब्रिटेन और यूएसए ने भी अब मुआवजे की मांग शुरू कर दी है। यूएसए ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा जो ये मुआवजा यानी कि जो नुकसान हुआ है चीन की वजह से, क्योंकि चीन ने कोरोना के बारे में जानकारी छुपाई। वैसे कोरोना के बारे में उनको पहले से ही यानी कि नवंबर में ही बात आ गई थी उनके पास, परंतु उन्होंने किसी बताया नहीं इस बारे में, WHO से भी इस बात को छुपाया। इसलिए ये कोरोना महामारी विश्व में फैल गई और इसकी वजह से इन देशों को नुकसान हुआ है। तो यूएसए ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारा जो मुआवजा की जो मांग है वो जर्मनी से कई गुना अधिक होएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सभी राज्यों को मध्याह्न भोजन के लिए कितनी धनराशि की मंजूरी दी है? राइट आंसर है 957 करोड़। यानी कि जिसकी वजह ये इसलिए किया है क्योंकि आगे छुट्टियों के दौरान जो अवकाश रहेंगे तो उस दौरान भी बच्चों को जो है ये भोजन यानी कि मिड डे मील की जो है इस योजना का जो है उन बच्चों को लाभ मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर है जोको विडोडो। और इसमें आपको मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जोको विडोडो से कोरोना के बारे में आपसी जो है सहयोग के बारे में चर्चा की है इनसे भी। इसमें जो आपके अन्य ऑप्शंस दे रखे हैं तो उनमें महातिर मोहम्मद, जिनके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि महातिर मोहम्मद ये मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे हैं और इन्होंने फरवरी 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनके सत्तारूढ़ गठबंधन में आंतरिक विवाद बढ़ गया था। और 94 वर्षीय महातिर मोहम्मद विश्व के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें आपके जो ऑप्शन में लिखा हुआ है अशरफ गनी, तो अशरफ गनी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था पहले क्लास में कि अशरफ गनी अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। और इसमें एक ऑप्शन में लिखा हुआ है आपके बशर अल असद, तो बशर अल असद सीरिया के राष्ट्रपति हैं और बशर अल असद को हटाने के लिए यूएसए ने काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं परंतु उनको हटाने में अमेरिका कामयाब नहीं रहा है। काफ़ी लंबे समय से उनको हटाने का प्रयास करता रहा है अमेरिका और उनके विरोधियों को अमेरिका सहायता देता रहा है परंतु वो उसमें सफल नहीं हुआ है। तो ये भी आपको बशर अल असद का नाम भी ध्यान रखना है, सीरिया के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें एशियाई विकास बैंक ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में वित्तीय संसाधनों में मदद के लिए भारत को कितना ऋण मंजूर किया है? तो राइट आंसर है 1.5 अरब डॉलर। और इसमें यहाँ पर ये मैं बताऊं ये जो ऋण जो है कि मंजूरी जो दी है एशियाई विकास बैंक ने ताकि कोरोना महामारी के दौरान भारत सरकार को कोई वित्तीय जो कमी महसूस ना हो और इस सहायता राशि या यूँ की जो है
सहायता ऐसे तो नहीं बोलेंगे, ऋण जो प्रदान किया है तो इसके माध्यम से भारत सरकार गरीबों के लिए सहायता कर सकेगी, चिकित्सा उपकरण, अन्य दवाइयाँ, इनके बारे में वो खर्च कर सकेगी, इसलिए ऋण जो है प्रदान किया है या यूँ कहीं की प्रदान करने की मंजूरी दी है। और एशियाई विकास बैंक जिसका जो है मुख्यालय मनीला में है, मनीला फिलीपींस की राजधानी है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर आपके है मात्सुत्सु असाकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल्म अभिनेता इरफान खान ने किस फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर है सलाम बॉम्बे। आपको पता होना चाहिए सलाम बॉम्बे ये फिल्म 1988 में बनी थी, तो इस फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। और इसमें जो आपके अन्य जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें ये पान सिंह तोमर, ये इनकी जो फिल्म रही है, और इसी फिल्म के लिए इरफान खान को बेस्ट एक्टर का जो है फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और स्लम डॉग ये भी इन्हीं की फिल्म है, तलवार ये भी इन्हीं की फिल्म है। और आपको पता होना चाहिए इरफान खान जो है, इनका परिवार पहले राजस्थान के टोंक ज़िले में रहता था, यानी कि टोंक ज़िला नहीं बोलूँगा मैं, टोंक शहर, वहाँ पर इनका परिवार रहता था। और ये परिवार बाद में टोंक से जो है जयपुर आकर बस गया था इनका परिवार, और यहाँ जयपुर में ही इरफान खान का जन्म हुआ था। और इनको क्रिकेट का शौक़ था, इसलिए क्रिकेट में इनकी जो है रुचि रही, तो इसी वजह से इन्होंने काफ़ी क्रिकेट में अपना जो है आगे बढ़ने का प्रयास भी किया। परंतु बाद में फिर इन्होंने क्रिकेट को छोड़कर अभिनय में अपना करियर बनाने की जो है सोची, और इसलिए फिर ये बाद में दिल्ली चले गए। वहाँ पर रहने के दौरान इन्होंने कुछ धारावाहिकों में काम किया, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है वो फिल्मों में इनको जब ऑफर मिलने शुरू हुए, तो फिर ये वहाँ पर मुंबई चले गए और वहाँ से ही अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। और पहली फिल्म जिसमें इन्होंने काम किया वो है सलाम बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इरफान खान की अंतिम फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर है अंग्रेजी मीडियम। वैसे जिसमें आपको पता होना चाहिए जो दूसरी एक जो ऑप्शन, जो तीन अन्य ऑप्शन दे रखे हैं, हिंदी मीडियम ये भी इन्हीं की फिल्म है, लंच बॉक्स ये भी इन्हीं की फिल्म है, मकबूल ये भी इन्हीं की फिल्म है। और आपको पता होना चाहिए क्योंकि इरफान खान जो है, इनको जब बीमारी का पता चला तो फिर ये इलाज के लिए लंदन चले गए थे, और वहाँ पर इलाज कराकर फिर ये वापस लौटे, और अंग्रेजी मीडियम इस फिल्म की जो है शूटिंग को इन्होंने पूरा किया, और इनका जो है आपको पता है देहांत हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है, वो है टी.एस. तिरुमूर्ति। और इसमें मैं आपको अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं, टी.एस. तिरुमूर्ति की नियुक्ति अकबरुद्दीन के स्थान पर की गई है, और उनका कार्यकाल अब पूरा हो रहा है इसलिए। और अकबरुद्दीन पहले विदेश सचिव थे, जिनको यहाँ संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया था, और अब उनके स्थान पर टी.एस. तिरुमूर्ति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें मनरेगा में रोजगार देने वाले राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसमें राइट आंसर है छत्तीसगढ़। और मैं आपको इसमें जानकारी के तौर पर बताऊं कि मनरेगा में जितने मजदूर कार्य में लगे हुए उनका अगर देखें तो लगभग 25% मजदूर यहाँ छत्तीसगढ़ में जो है इस मनरेगा कार्यक्रम में लगे हुए थे। और छत्तीसगढ़ के बाद नंबर 2 पर आता है राजस्थान, और नंबर 3 पर है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य राज्यपाल मनोनीत करता है? तो राइट आंसर है 1/6 सदस्य।
यानी कि विधान परिषद की जो कुल सदस्य संख्या होती है उसके 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। और इसमें मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी के तौर पर बताऊं कि भारत के जो राज्य जहां पर राज्य विधानमंडल 2 सदन वाला है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, ये 2 सदन की व्यवस्था वाले जो राज्य हैं, तो वहाँ पर यानी कि विधानसभा और विधान परिषद ये 2 सदन वाली व्यवस्था वाले राज्य पहले 7 थे, जिनमें मैं नाम आपको बताऊं: कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये 7 राज्य थे जहाँ पर ये 2 सदन वाली व्यवस्था थी। परंतु आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर राज्य का जब विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो वहाँ पर अब विधान परिषद की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब वहाँ पर केवल विधानसभा ही है, यानी कि वहाँ पर राज्य विधानमंडल अब 1 सदन वाला ही है। तो इस तरह से राज्य विधान परिषद के अब केवल 6 राज्य में है, या यूँ कह लें कि विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन वाली व्यवस्था 6 राज्यों में है। तो इसमें एक बात और आपको मैं बता दूं कि वैसे तो जो है ये संख्या भी 6 है, परंतु आंध्र प्रदेश ने अभी हाल ही में अपनी विधानसभा में विधान परिषद को खत्म किए जाने, यानी कि ये दूसरे सदन की व्यवस्था को हटाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और ये प्रस्ताव पारित करा के केंद्र सरकार के पास भिजवाया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसी भी राज्य की विधान परिषद के गठन के लिए या समाप्ति के लिए विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना आवश्यक होता है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो गया है और ये केंद्र सरकार के पास भिजवा दिया गया है। अब अगर केंद्र सरकार इसको संसद में ये प्रस्ताव पारित करा देती हैं, तो फिर राष्ट्रपति यहाँ पर यानी कि आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को समाप्त किए जाने की घोषणा कर देंगे। तो फिर यहाँ पर ये विधान परिषद वाली व्यवस्था नहीं रह पाएगी। तो वर्तमान में तो ये 6 है, और आगे का अगर समाप्त हो जाता है तो फिर बाद में इस संख्या का आप जो है देख लेना, क्योंकि संख्या फिर 5 रह जाएगी। तो प्रेजेंट में ये 6 है संख्या। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में जरूरतमंद वकीलों की आर्थिक सहायता के लिए अधिवक्ता सहायता योजना बनाई है? क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है मध्य प्रदेश। और इसमें आपके जो अन्य ऑप्शंस दे रखे हैं ना, तो इसमें आपको याद रखना है। वैसे यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम मैंने आपको पहले बता दिए थे, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।